नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फंडामेंटल राइट्स स्टडी कर रहे हैं और आज की कड़ी में हम लोग आर्टिकल 13 का स्टडी करेंगे, अनुच्छेद 13 का। पिछले वीडियो में आर्टिकल 12 पर हम लोगों ने स्टडी किया कि राज्य क्या होता है। आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका मतलब यह हुआ, मूल अधिकारों को सीमित करने वाली या मूल अधिकारों को समाप्त करने वाली कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। हमारे संविधान निर्माता जानते थे, मूल अधिकारों के बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। अगर मूल अधिकारों पर आघात पहुंचता है तो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस करेगा। अधिकारों के बगैर व्यक्ति अपने आप को जेल में महसूस करेगा। तो इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रोटेक्शन दिया हुआ है और आर्टिकल 13 से दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। और कैसे दिया हुआ है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसमें 3 क्लास बनाए गए संविधान में। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं आर्टिकल 13 का क्लास फर्स्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ, हम लोग जानते हैं संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के पहले से भी कानून भारत में लागू थे। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो चले आ रहे थे। आज भी बहुत सारे कानून चले आ रहे हैं। अगर सीपीसी आईपीसी की बात करें तो 1861 का बना हुआ आज तक लागू चला आ रहा है। तो जो पहले से कानून थे उसमें बहुत सारे कानून वो भारत के लोगों के लिए प्रासंगिक थे, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे थे। इसमें कहा गया ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून जो पहले से लागू है और 26 जनवरी 1950 के उपरांत अगर देखा जाए वो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेट कर रहा है तो वो कानून ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कानून है जो पहले से लागू है और 26 जनवरी 1950 के बाद ये फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना नहीं कर रहा है, इसको सीमित भी नहीं कर रहा है, तो ये बाद में भी बना रहेगा। और ये कोई ऐसा कानून है जो पहले से लागू था लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर लागू कर दिया जाए तो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। इसका मतलब वही कानून बना रहेगा जो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान न पहुंचाता हो, उसको सीमित न करता हो, उसको समाप्त न करता हो। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक फिल्टर की व्यवस्था कर दिया। फिल्टर का मतलब होता है छननी, जो छानता। आप लोग चाय बनाते हैं, जितने अनावश्यक तत्व है वो छन जाता है और जो पेय योग्य होता है उसको ये पीते हैं आप। अगर शरबत की बात करें तो भी छननी, आटा छानते हैं तो ये सीधे सीधे क्या है? फिल्टर है। ये छानता, किसको छानता है? जो अनावश्यक है। किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो देखिए संविधान निर्माता हमारे कितने समझदार थे। और देखिए उन लोगों ने क्या व्यवस्था किया। आर्टिकल 13 के क्लास सेकंड में उन लोगों ने क्या प्रावधान करते हैं? उन लोगों ने यह कहा कि जो पहले से विधान लागू है वो बाद में भी लागू रह सकते हैं बशर्ते कि वो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन न करता हो। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि बाद में भी आकर के कोई संस्था आ सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद भी विधान बनाने वाली बहुत सी संस्थाएं हैं। तो उसमें संस्था को लोगों ने नाम क्या लिया? राज्य।
अर्थात राज्य ऐसा कोई विधान नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करती हो और न तो उसको समाप्त करती हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। तो कौन नहीं बनाएगा? राज्य नहीं बनाएगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि राज्य किसको बोलते हैं? इस पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया है, आप लोगों ने देखा है, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जो लोग नहीं देखे उसको देख लेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आम बोलचाल की भाषा में राज्य प्रदेशों कहा जाता है, लेकिन यहां उसकी मीनिंग नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो देश को राज्य बोलते हैं, वो भी मीनिंग यहाँ नहीं है। राज्य की मीनिंग यहाँ अलग है। ये वीडियो देख लीजिएगा पीछे, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं। इसमें केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, जितने प्रशासनिक तंत्र होते हैं या अभिकरण होते हैं, वो सब के सब इसमें आ जाते हैं कि ऐसा कोई विधान नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करते हो। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझे रहिएगा। ये बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं किया जा सकता। कहां वर्णन है? आर्टिकल 13 के क्लास 2 में या ये से पूछा गया है और पीछे से पूछा गया है और कई जगह ये प्रश्न पूछे गए, बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं संविधान निर्माताओं ने और क्या सावधानी देखा। आर्टिकल 13 के क्लास 3 में उन्होंने क्या व्यवस्था किया? कहा ऐसा कोई विधान नहीं बनाया जाना चाहिए राज्य द्वारा। तो कौन सा विधान, वो देखिए। अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथाएं या रूढ़ियां, प्रथाएं या रूढ़ियां, यहां देखिएगा उन लोगों ने स्पष्ट वर्णन कर दिया। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं निकाला जा सकता, ना आदेश दिया जा सकता है, ना उपविधि बनाई जा सकती है। यानी इस प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करती है। और इसमें गौर करिए, उसे प्रथाओं को भी जोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं रही हैं जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करती थी। हम लोग कुछ उदाहरण से भी देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा प्रचलन में रहा है। तो सती प्रथा क्या मूलाधिकार को संरक्षित कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था। सती प्रथा में अगर महिला नहीं चाहती सती होना तब भी उसको जला दिया जाता था, ऐसा प्रचलन था। बाल विवाह भी था। ये सारी चीज, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो नुकसान पहुंचा रही थी मूलाधिकार को। अगर देखें ट्रिपल तलाक बहुत जल्दी हटा दिया गया है। ट्रिपल तलाक, क्या फीमेल के मूलाधिकार की रक्षा हो रही थी? नहीं, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए पूरा प्रावधान बना दिया गया ताकि मूलाधिकार की सुरक्षा हो सके। इतना समझदारी हमारे संविधान निर्माताओं ने दिखाया। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि संविधान लागू होते कुछ समस्याएं आ गई। क्या समस्याएं गई जरा देखिएगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि भारत कल्याणकारी राज्य है, समझिएगा इस बात को। और यह भी कहा गया जो गरीब है उनके लिए काम किया जाएगा। अगर प्रस्तावना की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सबके लिए एक समर्थवान बनाने का एक प्रक्रिया है। जो गरीब हैं, जो अक्षम, उनको सक्षम बनाया जाएगा। कल्याणकारी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कल्याणकारी राज्य है, सरकारें काम करेगी। परंतु दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में ही संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार बना दिया गया।
अब आप बताइए, सड़कें बनानी है, नहर बनानी है, समाज के लिए काम करना है, तो सड़क कैसे बनाएंगे? सड़क तो आकाश में बनेगी नहीं, नहर तो आकाश में बनेगी नहीं, वो तो जमीन बनेगी। और जो ही जमीन पे बनाएंगे तो किसी की जमीन होगी। जब किसी की जमीन होगी, जमीन क्या है? दैट इज बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति का अधिकार एक मूलाधिकार है, और यहां कहा गया कि किसी के माध्यम से संपत्ति को भी सीमित नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। हालांकि अपने हिसाब से बहुत बढ़िया उन लोगों ने बनाया। अब यहां पर पंडित नेहरू साहब के लिए भी समस्या था। इस पर हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। मूलाधिकार संबंधी वाद कैसे कैसे समस्या बना। 1951 में ही पंडित नेहरू साहब ने प्रथम संविधान संशोधन करवाया, और जमींदारी उन्मूलन करवाते हैं तभी तो समाज का विकास करेंगे। और जो ही जमींदारी उन्मूलन करेंगे, इसका मतलब संपत्ति के अधिकार को छीन रहे हैं। और यहां कहा गया है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स को उनको सीमित नहीं किया जा सकता। बहुत सारी केसेस उसमें आती हैं। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद, बहुत सारे आती हैं। सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे उसमें इंदिरा जी ने क्या किया। हमको तो कल्याण का काम करना है देश के लिए। उन्होंने क्या करा दिया, एक संशोधन करवाती है इंदिरा जी, जिसको बोलते हैं 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ। उसमें क्या प्रावधान करती हैं, देखिएगा। 24वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 71 उनको लग गया, जब तक कुछ लोग मूलाधिकार को सीमित नहीं करेंगे तब तक समाज का कल्याण संभव नहीं है। क्यों? कुछ लोगों के पास हजारों हजारों हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी, और कुछ लोगों के पास भूमि ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इंदिरा जी ने क्या व्यवस्था कराया, उन्होंने जो क्लास 13 का फर्स्ट होता था, 13 का सेकंड होता था, 13 का थर्ड होता था, इतना होता था, तो उन्होंने 13 का फोर्थ जुड़वा दिया। ये देखिए। और क्या किया, एक आर्टिकल आती है 368, ये संविधान संशोधन की बात करता है। ये संविधान संशोधन की बात करता है, याद रखेंगे। इसमें उन्होंने क्या किया, 368 का क्लास थर्ड जुड़वा दिया। अब दोनों में देखिए, यहां जुड़वा देती है 13 का क्लास फोर्थ, और 68 का 368 का क्लास थर्ड जुड़वा देती है। इसमें यह क्या कहती हैं कि संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। यहां भी कहा गया ना, इसमें विधि की बात की गई यहां पर कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा। तो उन्होंने क्या करा दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। ये देखिए, विधि नहीं माना जाएगा। ये 13 का क्लास फोर्थ, 13 का क्लास फोर्थ, ये देखिए 13 क्लास फोर्थ, ऐसे उन्होंने करा दिया। और क्या करा दिया कि जो रोक रहा था कहीं न कहीं कानून बनाने में, संविधान संशोधन में, तो आर्टिकल 368 के क्लास थर्ड में ये क्या बना दिया कि भारतीय संविधान के
किसी भी भाग में, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ये देखिए, यानी पूरी तरीके से जो वायलेट कर रहा था उसको बचाने की कोशिश किया। क्या किया? यहां पर उन्होंने कह दिया कि संविधान संशोधन विधि माना ही नहीं जाएगा। और क्या कहा गया था कि कोई ऐसा विधि नहीं बनाया जाएगा जो मूलाधिकार को संशोधन या सीमित करता हो। और यहां कर दिया गया संविधान संशोधन कोई विधि माना ही नहीं जाएगा। इस तरह बचाने की कोशिश किया। और क्या कहा? भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है, भाग 3 है। यहां देखिए 12 से लेकर 35 तक, इसी में 13 भी आता है, अर्थात इसमें भी संशोधन संभव है। इस प्रकार से पूरा प्रयास किया। हालांकि इसको चलते तमाम समस्याएं भी आई। ये तब और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग मूलाधिकार संबंधी वाद का अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहां हम लोगों को 3-4 चीजें देखना बहुत जरूरी था। क्या? 13 का क्लास फर्स्ट, 13 क्लास सेकंड, 13 क्लास थर्ड और फोर्थ जोड़ा गया तो उसमें क्या प्रावधान किया गया। और 368 के क्लास थर्ड इंदिरा जी बनाती हैं और उसमें क्या जोड़ती हैं कि भारतीय संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो 24वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग अध्ययन करेंगे। हाँ, क्षमा चाह रहा हूं, एक बात थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कई बार इस सवाल पूछा गया, अभी तत्काल मुझे ध्यान आ गया। जुडिशियल रिव्यू का पावर कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा वो आर्टिकल 13 से ही मिलता है, क्योंकि यही कहा गया है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका मतलब मूल अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। अगर कोई मूल अधिकार का अल्पीकरण करता है या समाप्त करता है तो न्यायपालिका, कौन सी न्यायपालिका? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसको क्या कर सकती है? उसको इलीगल घोषित कर सकती है। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा यहीं से मिलता है, आर्टिकल 13 से मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।